हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का सबसे पहला अध्याय, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो कहता है वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले क्या करता है, नए उत्पाद का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, आपस में संयोग कर यानी जुड़ कर क्या बना रहा है, नया पदार्थ मेरा जल का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो क्या हो गया, जल जो मेरा क्या हो गया, नया उत्पाद। ठीक है, उसी प्रकार से हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं भोजन का पचना, दूध से दही का बनना, मैग्नीशियम फीते का दहन इत्यादि सभी क्या रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या हो रही है। तो इसे पहचानने के लिए सबसे पहला हम लोग का है कि अवस्था में परिवर्तन। अगर किसी पदार्थ में क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो क्या होगा, उसका अवस्था क्या परिवर्तित हो सकता है। उदाहरण के लिए हम लोग ने अभी देखा, जैसे क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों की अवस्थाएं कैसी है, गैसीय है। किंतु जब ये दोनों आपस संयोग कर रहा है, नया उत्पाद बना रहा है, तो क्या, जल, इसकी अवस्था कैसी है, द्रव की है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन। उसी प्रकार से क्या होता है, रंग में परिवर्तन। यानी किसी पदार्थ में अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस पदार्थ का क्या होता है, रंग जो होता है परिवर्तित हो सकता है। उसी प्रकार तापमान में परिवर्तन, बहुत सारे अभिक्रियाएं हम लोग आगे देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि क्या होगा, जो पदार्थ में अभिक्रियाएं होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, और बहुत सारी अभिक्रियाओं में क्या होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो वहां पर क्या होता है, तापमान में परिवर्तन। उसी प्रकार से गैस का निष्कासन या उत्सर्जन देखेंगे हम लोग आगे कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन इत्यादि गैसों का क्या होता है, निष्कासन होता है। ठीक है, अब अभी हम लोग ने जाना रासायनिक अभिक्रिया को। अब हम लोग जानते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो कहता है रासायनिक समीकरण, कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को क्या बोला जाता है, रासायनिक समीकरण। उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या कर रहा है, आपस में संयोग कर जल का निर्माण कर रहा है। ये मेरा जो है किस प्रकार की का उदाहरण है, तो मेरा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी को क्या करते हैं, अगर प्रतीक के रूप में, जैसे हम हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2, और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2। दोनों क्या कर रहा है, जुड़कर, यानी आपस में जुड़कर अभिक्रिया कर क्या बना रहा है, जल, H2O। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर रहे हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम लोग प्रतीक के रूप में दर्शाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, रासायनिक समीकरण। उसे क्या बोला जाता है, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। उसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम का क्या होता है, दहन होता है, तो मैग्नीशियम का दहन को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, तो मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। दोनों क्या कर रहा है, आपस में अभिक्रिया कर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर यानी हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम लोग प्रतीक के रूप में या सूत्र के रूप में अगर लिख दिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम पहले वीडियो बना चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर के देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया सबसे पहले जानते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो कहता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ
संयोग कर एक उत्पाद का निर्माण करता है तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया। चलिए इसे हम लोग इस प्रकार से समझते हैं। जैसे में ए और बी क्या है? मेरा दो अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों क्या कर रहा है? आपस में जुड़कर यानी संयोग कर क्या बना रहा है? ए बी एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया। चलिए उदाहरण से हम इसे समझते हैं। जैसे में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ क्या कराया जाता है? अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है मेरा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो क्या है? कैल्शियम एक अलग पदार्थ है और क्या है? जल एक अलग पदार्थ। दोनों क्या कर रहा है? जुड़कर और एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कई बार एग्जाम में कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या पूछ दिया जाता है? नाम पूछ दिया जाता है। इसका साधारण नाम क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? इसे बिना बुझा हुआ क्या बोला जाता है? चूना, बिना बुझा चूना। और इसे क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। कई बार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका क्या पूछ दिया जाता है? उपयोग, यानी इसका उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? या इस प्रकार से एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यौगिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दीवारों की सफेदी के लिए, दीवारों की सफेदी के लिए। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या पूछ दिया जाता है? उपयोग, या तो इस प्रकार से पूछ दिया जाता है कि दीवारों की सफेदी के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करके और क्या? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिसके कारण क्या होती है कि दीवारों में चमक आ जाती है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो किसका सूत्र है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में मेरा इस प्रकार से पूछ दिया जाता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में, यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसे क्या बोला जाता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे में अभी हम लोग देखा था कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ साथ क्या होता है? ऊष्मा का भी क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो कहता है कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ यदि ऊष्मा का भी क्या होता है? उत्सर्जन होता है, यानी निष्कासन होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसका और एक और उदाहरण क्या है? हमारे घरों में बनने वाला घरेलू गैस। ठीक है, तो घरेलू गैस में क्या होता है? मेथेन होता है, CH4। CH4 को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या जलाया जाता है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या? ऊष्मा का उत्पत्ति होती है, ऊष्मा निकलता है। ठीक है, ऊष्मा निकलता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसका एक और उदाहरण है क्या? साग सब्जियों का जो विघटित होता है वो भी क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का ही क्या है? उदाहरण है। अब नेक्स्ट हम लोग का है कौन सा? नेक्स्ट हम लोग का कौन सा है? वियोजन अभिक्रिया। तो अब देखते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया को। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? वियोजन अभिक्रिया। इसी को क्या बोला जाता है? अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, वैसे अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे में कोई एकल अभिकारक है, एक अभिकारक है, वो क्या कर रहा है? टूटकर छोटे छोटे भागों में टूटकर क्या बना रहा है? अलग अलग उत्पाद बनाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? वियोजन अभिक्रिया। जैसे में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी क्या है? एक यौगिक है, वो क्या कर रहा है? टूट रहा है। किसमें? ए और बी
यानी अलग अलग उत्पाद में। ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे में हम लोग उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है? तो संगमरमर का। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, यानी इसमें क्या दिया जाता है? ऊष्मा। ठीक है, जब इसे हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? टूट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो क्या है? एक सिंगल अभिकारक टूट रहा है किसमें? एक या एक से अधिक उत्पाद बना रहा है। टूट कर क्या बना रहा है? एक से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया को ही क्या बोला जाता है? वियोजन अभिक्रिया। तो कई बार हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो कहता है कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में। सीमेंट उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया जो है वो कितना प्रकार के? 3 प्रकार का होता है। कौन सा? उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया को। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किससे बोला जाता है? तो कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक में ऊष्मा देने पर क्या होता है? सरल पदार्थों में टूट जाता है। जैसे में हम लोग ने अभी देखा था उदाहरण, जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट था। कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या किया जाता? ऊष्मा दिया जाता था, हीट किया जाता था किस में? तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? टूट जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं? हीट कर रहे हैं, इसे ऊष्मा दे रहे हैं। तो जिस अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग का कौन सा था? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो कहता है जब किसी विद्युत अपघटक के विलायक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है? पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए जैसे में क्या है? मेरा विद्युत अपघटक है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें मौजूद क्या मौजूद है? जल। जल में क्या क्या मौजूद है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब इसमें क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, यानी विद्युत धारा यहाँ प्रवाहित कर रहे हैं। तो जल जो होता है अब सरल पदार्थों में टूट जाता है। किसमें किसमें? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? जल टूट जाता है। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा था? तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। देखते हैं नेक्स्ट अगला हमारा कौन सा है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो कहता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को सूर्य के संपर्क में आकर सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं जैसे में सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ले जाया जाता है तो क्या होता है? जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिंपल यानी साधारण में टूट जाता है। किसमें किसमें? Ag और Cl2 में क्या होता है? टूट जाता है, यानी अपने सरल पदार्थों में टूट जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को बोला जाता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे में AgBr यानी क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को जब प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ले जाया जाता है तो क्या हो? किस किस चीज में टूट जाएगा? तो सिल्वर और किसमें? ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा था? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये जितने भी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया जितने भी हम लोग ने देखा वो सभी क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है? ऊष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण। ये जितने भी अभिक्रियाएं हम लोग ने अभी देखा वो सभी क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के ही क्या है? उदाहरण है। तो वियोजन अभिक्रिया जितने भी वियोजन अभिक्रियाएं होती है सब क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट हमारा कौन सा है? विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कौन सा? विस्थापन अभिक्रिया। तो कहता है
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है, यौगिक से विस्थापित कर क्या करता है, उसकी जगह ले लेता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे में क्या है, ए कोई है अधिक अभिक्रियाशील तत्व और बीसी क्या है, एक यौगिक है, क्या है, यौगिक है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कहता है अभी अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी इसे हटा देता है। यहाँ पर देखते हैं तो ए क्या है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, उस यौगिक से क्या कर रहा है, बी को हटा दे रहा है, यानी बी जो है कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो देखते हैं क्या बनाता है, AC, ठीक है। तो यहाँ पर विस्थापित कर अगर उत्पाद का निर्माण करता है तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। अब जैसे में यहाँ पर एक सवाल आता है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन तत्व कितना अभिक्रियाशील है, तो इसे समझने के लिए मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। इसमें जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, अभिक्रियाशीलता क्या होगी, धीरे धीरे घटते जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, अभिक्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ते जाती है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं जिंक को जब कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनाएगा। अभी हम लोग ने परिभाषा देखा था क्या, कि जो कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करेगा, विलयन से विस्थापित कर देगा। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, Zn ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है या Cu, तो इसे हम टेबल से देखते हैं क्या, Cu मेरा यहाँ है और Zn मेरा कहाँ है, यहाँ। तो क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है, अभिक्रियाशीलता बढ़ते जाती है। तो Cu से ज्यादा अभिक्रियाशीलता तो कौन है, Zn है। तो Zn क्या करेगा, Cu को विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो मेरा जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से इसको क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो यहाँ से इसको विस्थापित कर दे रहा है तो क्या मेरा बनेगा, Zn और क्या बनेगा, SO4 यानी जिंक सल्फेट, और क्या बनाएगा, विस्थापित कर दिया, यानी इसे हटा दिया तो क्या बनाया, Cu, ठीक है। यानी जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे में Fe है, आयरन है, आयरन को जब कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनाएगा। तो हमने अभी देखा, तो देख लेते हैं पहले अभिक्रियाशीलता श्रेणी को देख लेते हैं। तो मेरा कॉपर यहाँ है, आयरन क्या है, मेरा ऊपर है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं क्या होता है, अभिक्रियाशीलता बढ़ते जाती है। तो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, आयरन है। तो क्या करेगा, कॉपर को विलयन से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो जो मेरा उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, FeSO4 और क्या बनेगा, Cu। यानी इस अभिक्रिया में कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या करता है, अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी उसे हटा देता है। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा था, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जानते हैं, कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसे अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे हम क्या है, A और B क्या है, एक विलयन है, और C और D क्या है, एक विलयन। दोनों में क्या है, A क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, B क्या है, निगेटिव है। C क्या है, पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज है, D पर क्या है, निगेटिव यानी माइनस चार्ज। दोनों क्या करता है, यहाँ पर क्या कर रहा है, आयन का आदान प्रदान यानी ये अपना आयन इसे दे देगा और ये अपना आयन किसे देगा, ये इसे दे देगा, यानी आयन को क्या कर देता है, अदला बदली। तो यहाँ पर देखें तो अगर ये अपना आयन इसे देगा तो ए पर क्या है, प्लस चार्ज, तो क्या करेगा, इस यौगिक के किससे जुड़ेगा, माइनस के साथ। तो क्या बनाएगा, AD, यानी ये अगर A प्लस चार्ज है तो इस यौगिक के किसके साथ, D के साथ, यानी D पर क्या है, माइनस चार्ज। उसी प्रकार से क्या है, B है क्या, प्लस में B क्या है, माइनस चार्ज मेरा है, और इसमें क्या है, C जो है क्या, प्लस चार्ज। तो क्या बनाएगा, BC।
ठीक है। यानी ये आयन का क्या करता है, अदला बदली करके और उत्पाद का निर्माण करता है। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे में उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट का विलयन है, किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। ठीक है, तो सोडियम पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पर क्या है, प्लस चार्ज, और सल्फेट पर क्या है, माइनस चार्ज। बेरियम पर क्या है, प्लस चार्ज, और क्लोरीन पर क्या है, माइनस चार्ज। तो क्या करता है, ऐसे अभिक्रिया में क्या करता है, आयन का क्या करेगा, आदान प्रदान। यानी ये अपना आयन इसे दे देगा और ये अपना आयन किसे दे, इसे, यानी आयन का क्या कर रहा है, आदान प्रदान। तो क्या करेगा, सोडियम पर प्लस चार्ज है और इस यौगिक में क्लोरीन पर क्या है, माइनस चार्ज। तो जो मेरा उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, Na प्लस, फिर इस यौगिक में माइनस कौन सा है, तो क्लोरीन, क्या बनाएगा, NaCl एक्वस। ठीक है, उसके बाद कौन सा बच गया मेरा, इसमें बच गया SO4 और इसमें कौन सा बच गया, Ba। तो Ba पर कौन सा है, बेरियम पर। तो बेरियम पे क्या है, प्लस चार्ज, और SO4 पर क्या है, माइनस चार्ज। तो क्या बनाया, SO4, यानी सोडियम क्लोराइड, और क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या होगा, आयन का क्या करता है, अदला बदली यानी आदान प्रदान करता है। तो ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा था, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो कहता है वैसीय अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए अभी हम लोग ने देखा था सोडियम सल्फेट, किसका, सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट को जब किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट, और क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, जिसे क्या बोला, इसी को क्या बोला जाता है, साधारण नमक, टेबल साल्ट, इसी को बोला जाता है। तो सोडियम सल्फेट जो होता है मेरा, वो किस रूप में, अवक्षेप के रूप में, यानी सॉलिड के रूप में, जो विलयन में होता है नीचे की ओर बैठ जाता है, इसलिए अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है, इसलिए क्या बोला जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, उपचयन अभिक्रिया, इसी को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कहता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की कमी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया। इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की अगर वृद्धि होगी और क्या होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं कार्बन, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि, कार्बन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि, तो कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन, क्या हो रहा है, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे में है कॉपर, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, वृद्धि, यानी यहाँ पर सिर्फ कॉपर था लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया तो क्या बोलेंगे, उपचयन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपचयन अभिक्रिया को। अपचयन अभिक्रिया किसे बोला जाता है, कहता है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी, तो उसे क्या बोला जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हम लोग जैसे हम देखते हैं कॉपर ऑक्साइड, जैसे में कॉपर ऑक्साइड में को जब क्या किया जाता है, इसे अपघटित किया जाता है, यानी विखंडित, यानी इसका क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यानी अपघटित किया जाता है तो क्या होता है, कॉपर और किसमें, ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी,
यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। ठीक है, तो किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, उसका अपचयन। यानी किसी पदार्थ में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी, ह्रास। क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। तो क्या होगा, अपचयन। अपचयन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, लास्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया को अब देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहता है जब किसी अभिक्रिया में उपचयन यानी ऑक्सीडेशन तथा अपचयन यानी रिडक्शन की क्रिया क्या होती है, दोनों होती है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे में ZnO जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ क्या कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो क्या बनाता है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इस अभिक्रिया में हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, जिंक से क्या बना रहा है, Zn, यानी जिंक से क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, अपचयन यानी रिडक्शन। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ देखें तो कार्बन से क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है, उपचयन। तो इस अभिक्रिया में क्या है, उपचयन तथा अपचयन दोनों की क्रिया हो रही है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे में है मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड को जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है, मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 प्लस H2O प्लस में क्या, क्लोरीन गैस। ठीक है, अगर इस अभिक्रिया में हम लोग देखें तो क्या है, मैग्नीज से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की यहाँ से क्या रहा है, मैग्नीज क्लोराइड बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड बना रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है, अपचयन। अपचयन। और अगर हम लोग देखें यानी HCl हाइड्रोजन में देखें, अगर यहाँ देखें तो क्या बना रहा है, H2O, यानी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि। हाइड्रोजन में क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो है अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहलाती है उसे, उपचयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो इस सभी क्रिया में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, उपचयन और अपचयन, रिडक्शन दोनों की क्रिया हो रही है, तो ऐसे भी क्रिया को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग उपचयन का पर हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला हमारा कौन सा है, तो संक्षारण। तो कहता है वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु हवा, जल, अम्ल एवं नमी के संपर्क में आने से क्या होता है, धातु की जो सतह होती है क्या होती है, क्षीण होने लगती है या खराब होने लगती है। तो ऐसी ही प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, संक्षारण। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे में लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जब जंग लगता है तो देखते हैं क्या होता है, जो लोहा होता है धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने लगता है। ठीक है, तो यही इसी प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, संक्षारण। ठीक है, अब किसी भी लोहे की वस्तु या कोई भी धातु की वस्तु है, उसे बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, निम्न उपाय कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मेरा क्या है, जस्तीकरण। ठीक है, तो जस्तीकरण में क्या होता है, किसी धातु का कोई पदार्थ होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, जिंक की एक पतली परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उस धातु को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा हम क्या है, सतह को पेंट करके, यानी किसी भी धातु को क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बचाने के लिए उसकी सतह को अगर हम पेंट कर दें तो क्या होगा, धातु संक्षारण से बचाया जा सकता है। थर्ड में क्या है, सतह पर तेल या ग्रीस लगा। इस प्रकार हम किसी भी धातु को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं विकृति गंधिता के बारे में, यानी विकृति गंधिता क्या होती है। कहता है भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायुजनित अपचयन, जिससे उसका स्वाद एवं गंध क्या होता है, बदल जाता है। भोजन के इस प्रकार खराब होने को ही क्या बोला जाता है, विकृति गंधिता। जैसे में हम लोग ने घरों में देखा होगा
कि जब भोजन को 2 या 3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, भोजन से बदबू आने लगती है और भोजन खराब हो जाती है और खाने लायक नहीं होता है। तो भोजन के इस प्रकार के खराब हो जाने को ही क्या बोला जाता है, विकृति गंधिता। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम किसी भी खाद्य सामग्री को उपचयित होने से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कौन है, एंटीऑक्सीडेंट डालकर, यानी अगर हम खाद्य सामग्री में एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं तो भोजन को उपचयित होने से बचाया जा सकता है। सेकंड में हमारा कौन सा है, तो नाइट्रोजन गैस को डालकर। आपने देखा होगा बहुत सारी जितने भी खाद्य सामग्री होती है जो पैकेट में बंद होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जो क्या है, एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, जो ऑक्सीडेशन यानी उपचयन की प्रक्रिया को क्या करता है, रोकता है। ठीक है। ताकि भोजन जो हो या उसमें जो रखी खाद्य सामग्री हो क्या हो, लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक तथा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। साथ में कोई अन्य क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।